शुभकामनाएं। अभी आज हम आते हैं अपने एक पाठ के साथ, उसका नाम उपसंयोजक यौगिक। प्यारे विद्यार्थियों, यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण यौगिक, दूसरा होता है आणविक या योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड और साधारण यौगिक को बोलते हैं सिंपल कंपाउंड। आणविक यौगिक दो प्रकार में बांटा गया है दोबारा। उनको एक दिक् लवण को इंग्लिश में बोलते हैं डबल साल्ट, और दूसरा एक संकुल यौगिक या सहसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली परिभाषा आती है आपने आणविक यौगिक के बारे में। आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक, इसमें आपको परिभाषा आपके सामने वो है, दो या दो से अधिक साधारण नमकों के विलयनों को गर्म करके उनकी वाष्प को पुनः ठंडा करने पर हमें रवे जैसी आणविक संरचना प्राप्त होती है, उन्हें योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उसके बाद है आपका इसका एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए इसमें KCl प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल के अणु है। जल के यहाँ पे 6 अणु दे रखे हैं, जो भी यहाँ पे भूल में गलती से उसमें लिखे नहीं है। 6 अणु हैं जो यहाँ पे आपको रिएक्शन से पहले दे रखे हैं, और उसके बाद में क्रिया करने के बाद ये बन जाएगा KCl MgCl2.6H2, जिसको बोलते हैं कार्नोलेट। क्या बोलते हैं? कार्नोलेट बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है KCN है जो पोटेशियम साइनाइड प्लस फेरस साइनाइड। इसके अंदर जो KCN है, इसके आगे आपको 4 लगाना है। ये 4 अणु है KCN के जो गलती से लिखे नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये है पोटेशियम हेक्सासाइनाइड, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जो मैं आपको बता दूं, ये दे रखा है एक तो ये, और दूसरा है आपका H2O। इनके अंदर थोड़ी गलती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। उसके बाद है आणविक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दिक् लवण, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। दूसरा है आपका उपसंयोजक यौगिक, जो अपने ऊपर सारणी के अंदर दे रखा है। ठीक है, और ये दोनों आपको बता रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं अपन सीधे दिक् लवण पे। दिक् लवण क्या होता है बेटा? दिक् लवण आपको या डबल साल्ट होते हैं। इनको यदि अपन पानी के अंदर डालते हैं, जैसे कि ये फिटकरी है, इस फिटकरी को अपन पानी के अंदर डालते हैं। फिटकरी एक दिक् लवण है, ठीक है। इसको अपन यदि पानी के अंदर डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाती है। ठीक है, और आयनों में टूटकर ये अपने आयनों को अलग अलग कर देती है। जबकि ठोस अवस्था में फिटकरी क्या होती है? स्थायी होती है, जबकि जलीय विलयन में ये स्थायी नहीं होती। इसी प्रकार से इसमें लिख रखा है वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था में क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि विलयन में ये आयन ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। मतलब इनका जो आयन, इनके जो यौगिक है वो आयनों में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अतः इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। और ये जलीय विलयन में अपने आयनों की पहचान बनाए रखते हैं। अपने आयनों की पहचान को खोते नहीं है, बनाए रखते हैं। बनाए क्यों रखते हैं? देखिए, एक तो अपन कोई एक हमने एक डिब्बा ले लिया, उसके अंदर हमने 2-3 तरीके के कलर डाल दिए। ठीक है, और कलर डाल दिए, और वो कलर एक ही कलर का दिख रहे हैं, दूसरा कोई कलर नहीं है। अब उस डब्बे में हमने पानी डाला, तो पानी डाला तो सभी कलर अलग अलग कलर के अंदर डोनेट होते हैं या दिखते हैं, तो वो अपनी पहचान बनाए रख रहे हैं, बनी हुई है। ठीक है, और यदि वो एक ही कलर दिखेगा तो वो अपनी पहचान क्या कर सके? खो चुके हैं। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको। एक परिवार है, उसमें 3 लोग हैं, और तीनों के आपस में जो व्यवहार है वो अलग अलग है। उस व्यवहार का अलग होने के कारण उसको अपने एक ही घर में रख लिया। ठीक है, अब वैसी अवस्था के अंदर जो नॉर्मल अवस्था में ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? ठीक दिखाई दे रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, परंतु यह इस स्थिति में जो जब उनको अपन क्या करें? लड़ाएं, आपस में लड़ाएंगे तो सभी आपस में अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने पर उनके व्यवहार क्या होगा? अलग अलग दर्शाया जाएगा। तो उनके व्यवहार में क्या आ जाएगी? भिन्नता आ जाएगी। भिन्नता आ जाएगी यदि
भिन्नता आ जाती है तो वो अपनी पहचान को बनाए रख रहे हैं। और यदि वो इनको साथ में इकट्ठा कर दिया और बाद में हम उनको लड़ाया चाहे कुछ भी करें, उनके में व्यवहार में कोई भिन्नता नहीं आती है, तो वो क्या है, उनकी पहचान वो खो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे कि नीचे दे रखा है, यहाँ पे फिटकरी का उदाहरण दे रखा है। फिटकरी में जो जल के अणु है यहाँ पे 100 लिखने हैं, जो आपके यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, यहाँ पे लिखने हैं आपको 14 100। ठीक है, और 100 अणु है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 100 अणु है, ध्यान रहे। ठीक है, और इस 100 अणु को इस सहायता से यहाँ पे आपकी फिटकरी का निर्माण हुआ। फिटकरी को वापस अपन पानी के अंदर डालते हैं, किसमें डालते हैं, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर फिटकरी को डालोगे आप तो फिटकरी पोटेशियम का आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम का आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट का आयन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना आयनों में ये क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। और जैसे नीचे दे रखा है आपका मोर साल्ट FAS। ठीक है, FAS को वापस है, यहाँ कार्नोलेट को नीचे तोड़ रखा है, देखिए कार्नोलेट को नीचे तोड़ रखा है, दिख रहा है आपको, तोड़ रखा है ये। ठीक है, कार्नोलेट, यस ठीक है, तोड़ रखा है। इसमें देखो पोटेशियम अलग हो गया, मैग्नीशियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, सभी आयन अपने अपने आयनों में क्या हो गए, टूट गए, मतलब अपने अपनी पहचान क्या है, दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी तो पहचान यहाँ बनी रहेगी। जबकि दूसरे जो यौगिक है, जैसे कि अपने अब आएंगे अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यहाँ उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनके पहचान ये अपनी पहचान नहीं खोते। ठीक है, सॉरी खो देते हैं, और अपना आयन वो क्या करते हैं, यस देखो अब दूसरा आ गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इसकी परिभाषा वे यौगिक जो दोनों अवस्थाओं में, जब ठोस अवस्था में भी क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे, और जलीय अवस्था में भी क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे। दोनों जलीय विलयन हो चाहे ठोस अवस्था हो, किसी भी अवस्था में ये क्या रहते हैं, किसी भी स्टेज के अंदर में क्या रहते हैं, स्टेबल मिलते हैं। ये जलीय विलयन में अपने आयनों में नहीं टूटते। इसने क्या बोला है, जलीय विलयन में अपने आयनों के अंदर ब्रेक नहीं होते, इसलिए इन यौगिकों के आयन जटिल आयनों में अपनी पहचान खो देते हैं। इनके आयन क्या हो जाते हैं, जटिल आयनों में अपनी पहचान को खो देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे है K4Fe CN6, इसको मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं दो अपने आयनों में तोड़ रहा हूँ, तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बन जाएगा K+, इसके 4 अणु हैं। ठीक है, प्लस में बन जाएगा आपका, जो आ जाएगा वो होगा Fe, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है स्क्रीन के अंदर, FeCN6, और इसके ऊपर आ जाएगा बड़ा कॉस्ट, और इसके ऊपर साथ जाएगा -4। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयनों के अंदर क्या टूट रहा है, बाहर वाला पार्ट है वो आयन के अंदर टूट रहा है, अंदर वाले पार्ट किसी भी आयन के अंदर नहीं टूट रही है। Fe है तो जो लोहे का जो यहाँ गुण था, आयरन का जो गुण था वो तो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, और साइनाइड सी और कार्बन और नाइट्रोजन का भी क्या हो गया, गुण अब यहाँ पे विलुप्त हो गया। ये कोई भी प्रकार के कोई टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये किस में आ गया, जटिल के अंदर आ गया। ये जटिल यौगिक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जटिल यौगिक क्या नहीं देते, पहचान, अपनी पहचान नहीं देते, तो इसलिए इसमें आप ध्यान रखोगे। अब बात आती है आगे की। ठीक है, वो है आपका लिखा है उपसर्ग यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण शब्द एवं उनकी परिभाषाएं। जो पहले आपका केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें दे रखा है वे धनायन या उदासीन परमाणु जो अन्य ऋणायन या उदासीन, देखिए बात कितनी इंपॉर्टेंट है, वे धनायन, कौन, धनायन या उदासीन परमाणु, यहाँ वो धनायन होगा या उदासीन होगा, जो अन्य दूसरे किसी ऋणायन या उदासीन परमाणु या अणु के साथ, देखो जरूरी नहीं परमाणु के साथ, अणु के साथ उपसर्जक बंध द्वारा जुड़ा होता है। किससे बंध के द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु के लिए कोई शर्तें हैं कि किस केंद्रीय धातु परमाणु होगा, वो कैसा होगा, दोबारा मैं बता रहा हूँ केंद्रीय धातु परमाणु की कुछ परिभाषा के बारे में। देखो वो होना धनायन सही, धनायन क्यों होना सही, कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, क्या हो, कमी हो।
ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होगी, देंगे। तो देने पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करने पर ये अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करेगा, ठीक है। और धनायन होना चाहिए, उदासीन क्यों, उदासीन होगा तो चलेगा परंतु वापस वो क्या होना नहीं चाहिए, ऋणायन नहीं होना चाहिए। ऋणायन होगा तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, उसकी कक्षा से क्या है, अधिक है, ठीक है। अब बात आती है आगे की, ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु बनने के लिए उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो पहला गुण है आपका रिक्त डी कक्षक, उसके पास रिक्त डी कक्षक होना अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरा है छोटा आकार, क्या, छोटा आकार, आकार छोटा होगा, ठीक है। तो उसके पास हारों और कई सारे परमाणु आ सकते हैं, ठीक है। यदि आकार छोटा नहीं हुआ, जैसे कि आपका ले लेते हैं कि किसी परमाणु का आकार ये है, ठीक है, सॉरी, आकार ये है, तो अगर यहाँ है तो उसके बाद में दूसरे आने वाले परमाणु यहाँ पे सेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो दूसरे उसका बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा। और किसी का आकार छोटा सा है, ठीक है, तो इसके सारों और कई सारे परमाणु जोड़ सकते हैं, आसानी से बंध बना सकते हैं, इसलिए इसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी शर्त है वो क्या है आपका, तीसरी शर्त है उस विद्युतीय नाभिक की आवेश, देखिए छोटा आकार के साथ उस नाभिक की आवेश, छोटा आकार होगा तो नाभिक और बाहर वाले परमाणु के मध्य की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है आपका, ठीक है, और इसके सारों और की कक्षा। अभी यहाँ पे यदि ये दूरी बढ़ती है तो दूसरा बाहर वाला जो एटम है, उस बाहर वाले एटम, ये है ऋणावेश, जब ये दूरी बढ़ जाएगी तो ये एटम क्या हो जाएंगे, इसके नज़दीक नहीं आ पाएंगे, ठीक है, ये इसके नज़दीक नहीं रह पाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर होने पर क्या होगा, दूर होने पर इनके मध्य, इस नाभिक के मध्य और बाहर वाले नाभिकों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूरी बढ़ने की वजह से आपके उनके मध्य जो बंध बनने की क्षमता है, वो बंध, मजबूत बंध बनने की क्षमता है। बंध बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनों के आपस में, हेलो, बंध बनते कैसे, बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में उसकी साझेदारी से, ठीक है। तो यहाँ पे साझेदारी कब होगी, जब आपके आपस में बॉन्ड क्या होंगे, बनने प्रारंभ होंगे, ठीक है। जब इन दोनों के नाभिक जितने नजदीक होंगे तो दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, सॉरी, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। परंतु यहाँ पे जब दोनों नाभिक नज़दीक होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक आसानी अपनी ओर खींच सकता है। तो आसानी से अपनी ओर खींचेगा कब, जब ये इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक होगा। यदि उसका आकार बड़ा है, उसकी त्रिज्या बड़ी है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये इस सेंट्रल मेटल एटम का जो नाभिक है ये इसे नहीं खींच पाएगा। नहीं खींच पाने के कारण इसके आकार में क्या, ये बॉन्ड बनने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इसके जो केंद्रीय धातु परमाणु है कौन सा, देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें एफ ही दे रखा है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। इसके साथ सारों और क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं, देखो इसमें बोला है ना, इसने यहाँ पे बोला है कि किसी ऋणायन या उदासीन परमाणु का यहाँ अणुओं के साथ, ये जो अणु या उदासीन परमाणु है ना ऋणायन के, ठीक है, ये कौन है, लिगेंड है। कौन है, लिगेंड है। लिगेंड किससे जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से। जो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे कौन है, एफ ही, जो इसकी स्योज्यता कितनी है, +2, कितनी है, +2। आयरन की स्योज्यता कितनी है, +2, जो कि क्या है, इसने क्या बोला है पहले, ऋणायन, सॉरी धनायन या उदासीन परमाणु, तो ये कौन सा है, धनायन है, ठीक है। और उदासीन नहीं है, परंतु ये धनायन तो है, यहाँ के अंदर दे रखा है कि धनायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, यहाँ धनायन है, तो ये धनायन है, ये कौन सा है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये ध्यान रहे, ये संक्रमण तत्व होते हैं, सभी के सभी केंद्रीय धातु परमाणु कौन से होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात अपने लिगेंड की। अब लिगेंड के ऊपर आते हैं अपन। लिगेंड कौन होता है, देखिए इसके अंदर थोड़े लिगेंड की परिभाषा हम पहले भी जान चुके हैं। लिगेंड की परिभाषा कहाँ है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसमें क्या लिखा है कि जो धनायन या उदासीन परमाणु के साथ जो जुड़ा हुआ होता है ना, अन्य परमाणु, जो अन्य लिखा है, अन्य ऋणायन या उदासीन परमाणु या अणुओं जो उपसर्जक बंध के साथ बंध बनाता है। तो यहाँ पे जो ये उप ऋणायन और उप जो उदासीन परमाणु है ना, यही कौन है, लिगेंड। अब लिगेंड के बारे में परिभाषा जो स्पष्ट रूप से अपन पढ़े तो क्या होगी,
इसमें क्या होता है, लिगेंड के पास देने, अब इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। इस अपने ये तो धनायन है, तो धनायन को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने, अब देने वाला है तो उसके पास देने के लिए कुछ होना तो भी सही है ना, ऐसा नहीं कि दे रहा है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या देगा, ठीक है, तो उसके पास देने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो दे रहा है, तो देने वाला जो भी है उसके पास इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है, ठीक है, तो इसमें जो लिगेंड होते हैं उनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए वे ऋणायन या ध्रुवीय परमाणु, देखिए वे ऋणायन या ध्रुवीय परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु, ध्रुवीय का मतलब है कि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन क्या बोल, यहाँ ऋणायन या ध्रुवीय परमाणु या अणु जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, जिससे केंद्रीय धातु परमाणु को देकर उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड यहाँ तो ऋणायन होगा, यहाँ पर उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ ऋणायन होंगे, एग्जाम्पल में यहाँ नीचे दे रखे हैं, ठीक है, और इन एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए जो हेलो है, हेलो समूह, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी है सब हेलो समूह है, CN है, CN को आइसोसाइनो बोलते हैं, NC है ऋणायन है, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं, हाइड्रिडो है, एक्वा जल है, अमोनिया है, इस प्रकार के कई सारे आपके देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है, और इसके बाद है आपका लिगेंडों के प्रकार, ठीक है। अब प्रकार के अंदर आपके आता है पहला कि लिगेंड किस प्रकार से अपन किस भागों में बांटते हैं। लिगेंड को अपन बांटने के लिए हमारे पास दो पार्ट, पहला है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों को, सॉरी एक ही है, दो कुछ नहीं है, दाता परमाणु संख्या के आधार पर हम लिगेंडों को तोड़ते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक ही वर्गीकरण है जो लिगेंडों में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, मतलब कितने दाता परमाणु है लिगेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। अब पहला है एक दंतुक लिगेंड। देखिए बेटा जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे उसके उतनी संख्या देंगे, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, ठीक है। तो मोनोडेंटेड, अब मोनोडेंटेड लिगेंड है कि इसमें लिख रखा किसी परमाणु या अणु में केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, उससे अपन बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। इसमें जैसे कि एक दाता परमाणु हो जिसमें एक से ज्यादा न हो, जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने दे रखा है जल दे रखा है, CN दे रखा है, हेलोजन दे रखा है और हेलो दे रखा है, और उसके बाद एमिनो दे रखा है, और उसके बाद आपके दे रखा है, मतलब ऐसे जैसे कई, और इसके नीचे सारणी दे रखी है, सारणी के अंदर कई सारे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं एक दंतुक लिगेंड के, ठीक है। इसमें देखो दाता परमाणु एक नाम आया, इसका नाम, तो ये नाम आप सभी को याद करने हैं, ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी को ये नाम अपने याद होने चाहिए, ठीक है। और हिंदी के नाम तो ये है और इंग्लिश के नाम ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यह आपके इंग्लिश के नाम है और वो है आपके हिंदी के नाम, ठीक है। इंग्लिश के नाम जरूरी है, इंग्लिश के नाम ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि IUPAC नाम के अंदर आपका नामकरण अपन इंग्लिश नाम के आधार पर करेंगे, क्योंकि आगे और पीछे उन, जैसे IUPAC में अपन कर रहे थे कि भाई जो अल्फ़ाबेटिक में पहले आता है उसको अपन पहले लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक में बाद में आता है उसको अपन बाद में लेते हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेटिक के आधार पर हम लेंगे, तो इसमें भी इंग्लिश का ध्यान होना हमें ज़रूरी है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपने मोनोडेंटेड पूरा हुआ, उसके बाद डाइडेंटेड। बाइडेंटेड के अंदर देखो, बाइडेंटेड के भी दे रखे हैं इंग्लिश के अंदर, ये इसमें ही दे रखे हैं बाइडेंटेड लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम, मतलब इसमें दो डोनर एटम होंगे, दाता परमाणु कितने होंगे, इसमें दो होंगे, और जबकि मोनोडेंटेड के अंदर वन डोनर एटम, ठीक है। अब बात आती है आगे द्विदंतुक लिगेंड के अंदर। द्विदंतुक लिगेंड के अंदर देखिए आपके सामने आ गया वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं जिन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, अर्थात प्रत्येक लिगेंड दो उपसंयोजक बंध बनाएगा, मतलब प्रत्येक लिगेंड कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा, दो, और उसके पास दाता परमाणु कितने होंगे, दो, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल के बारे में। पहला है EN, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन के अंदर डोनर कौन है, देखो यहाँ पे आप
ध्यान से गौर से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा CN2 N2 बॉन्ड CN2 बॉन्ड CH2 और बाद में आ गया NH2। मतलब दो तो आपके यहाँ पे क्या एमीन समूह है और एक बीच में कौन जुड़ा हुआ है, एथिलीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दोनों जो एमीन समूह है, दोनों एमीन समूह के पास क्या लोन पेयर है, दिख रहा है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर है, ठीक है। और इसे लोन पेयर के होने के कारण ये क्या है, दाता परमाणु के रूप में काम करते हैं। और ये दोनों जिसमें M लिख रखा है, इस M को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें डोनर कौन है, N परमाणु, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन की आपने कैसी संरचना होती है, इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बाद में से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक हाइड्रोजन निकलने के कारण एक साइड में कौन जुड़ गया, एक साइड में आपके जुड़ गया सीधा कार्बन, कौन जुड़ गया, कार्बन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ लोन पेयर तो इसी प्रकार से पढ़े, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस मेटल जो धातु होगा उस धातु को ये क्या कर देंगे, ये लोन इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो आगे आते हैं अपन, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका, उसका नाम है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो OX बोलते हैं, OX ऋणायन, क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसमें दाता परमाणु होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, दोनों ही क्या है, ऑक्सीजन, दोनों ही कौन, जिस प्रकार से दोनों नाइट्रोजन होते हैं EN के अंदर, इसके अंदर OX के अंदर दोनों कौन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अंतर्गत कैसा ऑक्सीलेट, और आपको ऑक्सीलेट के बारे में आपको पता ही होगा, ऑक्सीलेट की संरचना इस प्रकार से होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH और OH, ये है आपका ऑक्सीलेट, कौन है, ऑक्सीलेट। तो OH ये ऑक्सीलेट, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट। तो ऑक्सीलेट की संरचना है। अब इसमें होता क्या है, इस ऑक्सीलेट में जो ये दोनों हाइड्रोजन दे रखे हैं, इन दोनों हाइड्रोजनों को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। इन हाइड्रोजनों को उड़ाने पर क्या होगा, इस हाइड्रोजनों को उड़ने पर इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसके पास रह जाएगा, ऑक्सीजन के पास। दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक ऋणायन रह जाएगा, तो इसके पास क्या बन जाएंगे, दो ऋणायन का निर्माण हो जाएगा। एक ऑक्सीजन की, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास एक एक ऋणायन प्राप्त होगा, और ऋणायन के प्राप्त होने के कारण ये ऑक्सीजन किसके रूप में व्यवहार करेंगे, ये ऑक्सीजन अपने दाता परमाणु ग्रुप में व्यवहार करेंगे, कि उसके पास अतिरिक्त क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इसके चार्ज होता है, देखो चार्ज सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज क्या है, ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई ऋणायन है नहीं है, एथिलीन डाइमीन के अंदर। जब गिनी से बात आती है अपने ऑक्सीलेटो में, इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन के पास क्या एक एक ऋणायन है, ठीक है। ऋणायन होने के कारण ये ऋणायन -2 दर्शाएगा, और इसमें क्योंकि प्रत्येक ऑक्सीजन के पास एक एक ऋणायन है, इसलिए ये -2 प्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीलेटो के बारे में। उसके बाद है ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो में भी क्या है, इस प्रकार जो OH है, यहाँ पे जो ये माइनर ऋणायन है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है बॉन्ड के रूप में, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद ये ग्लाइसिनेट है, तो ग्लाइसिनेट का ये हाइड्रोजन टूटने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे ऋणायन का निर्माण हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर वाला नाइट्रोजन, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पे M के पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की बॉन्ड बना देता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी बना देता है और ऑक्सीजन भी बना देता है। ऑक्सीजन क्यों बनाता है, ऋणायन की वजह से, और नाइट्रोजन क्यों बनाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। नाइट्रोजन के ऊपर कोई प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, न ऋणायन है न धनायन है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋणायन है, इसलिए इस पूरे ग्लाइसिनेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। और उसके बाद में है डोनर। डोनर यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद त्रिदंतुक, तो इसमें देने वाले परमाणु कितने होंगे, त्रिदंतुक में 3, कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो 3 होने के कारण इसे अपन क्या बोलेंगे, त्रिदंतुक लिगैंड बोलेंगे। जैसे लिख रखा वे लिगैंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो, उससे अपन त्रिदंतुक लिगैंड बोलते हैं। तो त्रिदंतुक लिगैंड के अंतर्गत अपन देखेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले है आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो डाई एथिन ट्राइएमीन, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या लिख रखा, देखिए NH2 CH2 CH2 NS क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के साथ 3 बंध बन सकते हैं, एक हाइड्रोजन के 2, इस प्रकार से। उसके बाद CH2 NH2, तो इसमें टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 3, तो दाता परमाणु टोटल कितने हुए, 3,
ठीक है। तो दोनों तीनों ही कौन है, नाइट्रोजन। तो डोनर कितने हैं, 3, और तीनों ही कौन है, नाइट्रोजन। तो डोनर कौन हुआ, नाइट्रोजन, और इसके पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, कोई आवेश है, ऋणायन धनायन कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है। अब ये इसकी प्रकार संरचना देखिए, यहाँ पे एक ये नाइट्रोजन है, ये देने वाला, यहाँ पे ये देने वाला, यहाँ से ये देने वाला, तो 3 बंध बन रहे हैं। तो 3 बंध बन रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, ट्राइडेंटेड। कैसा है, ट्राइडेंटेड। तो ट्राइडेंटेड होने के कारण इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। अब बात आती है अपने आगे वाले जो है उसको बोलते हैं चतुष्ट दंतुक लिगेंड। ठीक है। चतुष्ट दंतुक लिगेंड के बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है। ट्राइडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल और है, वो है एमिनो डाई एसीटेट। ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसके अंदर देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें प्रत्येक बीच में ये नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन होने के कारण ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। इसे तो ऋणायन है, इसके पास क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, पहले से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन होने के कारण ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इससे निकल जाता है, और निकलने के बाद ये ऑक्सीजन के पास क्या बचता है, देखिए ऋणायन बचेगा। ठीक है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के पास है वो क्या है, किसके पास रह जाता है, अपने ऑक्सीजन के पास रह जाता है। ठीक है। इसी वजह से इसमें जो दोनों जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में काम करेंगे, दाता परमाणु के रूप में काम करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक एक क्या रह जाएगा, ऋणायन रह जाएगा। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन देने का काम ये ऑक्सीजन एक ये करेगा और एक ऑक्सीजन ये करेगा। और दूसरा बात करेगा नाइट्रोजन, क्यों नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं देखिए नाइट्रोजन के, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये किस प्रकार से इसके ऊपर चार्ज कितना है, देखिए एक चार्ज ऋणायन ये रहा और एक ऋणायन ये रहा, तो चार्ज टोटल कितना हो गया, -2। और इसके ऊपर दाता परमाणु कौन से हैं, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, और एक क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसमें डोनर हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चतुष्दंतुक। चतुष्दंतुक वे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु, कितने दाता परमाणु, 4 दाता परमाणु उपस्थित हैं, उसे संतुष्दंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब जिन देने वाले कितने हो, 4। ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, चतुष्दंतुक, यहाँ टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है। इसके अंदर ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, देखिए इस सर्कला को बढ़ाते जाओ और इसमें नाइट्रोजन जोड़ते जाओ, जैसे कि ये, जैसे CnH2 CH2 CH2 NH2, इस प्रकार से CH2 CH2 NH2 CH2 CH2, सॉरी NH2 नहीं है यहाँ पे NH2 कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो देखिए दोबारा वो आप समझ गए। ठीक है। मतलब प्रत्येक प्रकार जो इस प्रकार से ये दे रखी है NH2 CH2 CH2, बाद में NH CH2 दोनों साथ में दे रखे हैं, CH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, मतलब जितने आपको एक एथिलीन और जोड़ दो और एक एमीन और जोड़ दो। ठीक है। इसी प्रकार से आगे संरचना बढ़ती रहती है, और आगे से आगे इनका नाम आगे अपन देते रहेंगे, और उसमें दाता परमाणु संख्या क्या हो जाती है, सवैतई बढ़ जाती है। एक ही अपन एथिलीन जोड़ेंगे और एक ही अपन क्या जोड़ेंगे, एमीन समूह जोड़ेंगे। ठीक है। इसमें दे रखा है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ठीक है। ट्राई एथिलीन मतलब एथिलीन के समूह कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और एमीन कितने हैं, 4 है। तो चारों एमीन, एक एक एमीन, प्रत्येक एमीन एक बॉन्ड बनाता है, एक डोन, जिसके प्रत्येक एमीन के पास एक नाइट्रोजन होता है, और जो क्या है, लोन पेयर युक्त होता है, और वो एक डोनर होता है। तो इसमें डोनर की संख्या कितनी होगी, 4, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और इसमें इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज 0 और आवेश आ जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद है नाइट्रिलो ट्राई एसीटो। ठीक है। इसी के अंदर आपका नाइट्रोजन है
जो नाइट्रोजन भी एक दाता परमाणु ग्रुप में काम कर रहा है, जो यहाँ पे रहा है ये, इसको मैं इस प्रकार से आपको बता दूं, इसमें नहीं बनाया है कोई चित्र, तो ये भी एक लोन पे होने के कारण ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, और 3 बॉन्ड ये ऑक्सीजन अपने अपने बना रहे हैं। ठीक है, तो तीनों ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन है, 1 2 3, तीनों क्या है, ऋणायन है। तो ऋणायन होने के कारण इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -3। और इसके ऊपर दाता परमाणु कौन कौन है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका आगे का पंचतंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हो उन्हें पंचतंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें आ जाता है EDTA, इसको बोलते हैं एथिलीन डाई, एथिलीन मतलब एथिलीन होगा, डाई एमीन मतलब एथिलीन एक होगा एथिलीन, उसके बाद हो गया डाई एमीन ट्राई एसिटो। जो अब कैसे संरचना होगी उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, संरचना ये रही। इसमें देखिए इसमें पहला क्या बोला था, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन कितना है, एक, तो ये एथिलीन एक, CH2 ये एथिलीन डाइएमीन, एक नाइट्रोजन समूह ये रहा, एक नाइट्रोजन समूह ये रहा, तो डाइएमीन एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो ये डाइएमीन हो गया। और उसके बाद क्या बोला, ये ट्राई एसिटो, ट्राई एसिटो मतलब एसिटो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ही रहा, तो एसिटो भी कितने हो गए, 3, तो नाम पूरा हुआ। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटो। ठीक है, तो ये EDTA का नाम पूरा हुआ। इसमें देखिए प्रत्येक अपने ऑक्सीजन ऋणावेश है। ठीक है, तो प्रत्येक जो ये एसिटो है उसमें प्रत्येक के पास एक ऋणावेश ऑक्सीजन है, और एमीन एक ये रहा, NS सॉरी N एक ये N ये रहा, तो 2 नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं। तो दाता परमाणु टोटल कितने हो गए, 2 रहे, ये 2 3 4 और 5, तो ये कितने हो गया, पंचतंतुक या अपने पेंटाडेंटेड लिगेंड हो गया। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे पेंटाडेंटेड लिगेंड, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 2 सॉरी 2 और 3, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 3, इसके ऊपर टोटल आवेश होता है वो होता है 3। ठीक है, अब बात आती है आगे छठा तंतु की, यहाँ हेक्साडेंटेड लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसमें हेक्साडेंटेड मतलब इसमें दाता परमाणु कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, 6 दाता परमाणु होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड, मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, इसका जो होता है इसको बोलते हैं EDTA -4, मतलब इसके ऊपर चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, -4 रहेगा। जबकि EDTA जो दूसरा जो अपने पेंटाडेंटेड लिगेंड था उसके अंदर EDTA के अंदर जो इसके ऊपर चार्ज था वो था -3, इस प्रकार से। -3। अब इसको अपन देखेंगे वे लिगेंड जिनमें सदाता परमाणु उपस्थित, जैसे कि इसमें, तो इसमें इसका पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटो, टेट्रा एसिटो, उसमें था ट्राई एसिटो, और इसका नाम इसका पूरा क्या है, टेट्रा एसिटो। ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान रखना है इसका, इसका EDTA का नाम दूसरा है, उसका नाम अलग था, उसमें ट्राई था, इसमें क्या है, टेट्रा है। ठीक है, इसमें दाता परमाणु कितने, नाइट्रोजन भी इसमें देखिए, क्योंकि इसमें एक ये हाइड्रोजन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एसिटो समूह दे रखा है। ठीक है, इसमें एसिटो समूह कितने, 1 2 3 और 4, ये तो प्रत्येक एसिटो समूह के पास प्रत्येक के पास एक एक ऋणावेश ऑक्सीजन है, ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, तो ये ऋणावेश ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ में बीच में कौन है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, ये भी क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या बना देगा अपने अपन 4 तो ये हो गए। ठीक, ऑक्सीजन वाले, और 2 कौन से हो गए, नाइट्रोजन वाले, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर दाता परमाणु डोनर कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, एक ये रहा एक ये रहा, और ऑक्सीजन 4 है, कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें डोनर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हुए, चार्ज कितना हुआ, ये प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है एक, तो ऑक्सीजन 4 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, -4। ठीक है, यहाँ पे -6 लिख रखे हैं, ये गलत है, यहाँ पे -4। ठीक है, अब बात आती है आगे आपकी वे लिगेंड जिनमें धातु, अब उभय दंतुक लिगेंड एम्फीबियस। ठीक है ना, उभय दंतुक मतलब आपकी बात है, 2 मिनट
हाँ, उभयतंतुक लिगेंड। देखिए उभयतंतुक वे लिगेंड जिनमें धातु परमाणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। ठीक है, धातु परमाणु क्या बनाएगा, दो धातु परमाणु मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ या दाता परमाणु के साथ क्या बनाता है, बंध बनाता है। लेकिन एक समय में केवल एक परमाणु के द्वारा ही उपसेचक बंध बनाया जा सकता है, इसे अपन उभयतंतुक लिगेंड बोलते हैं। होता क्या है, एक थाली है, उसमें दो जने खाना खा सकते हैं, परिवार के दो जने हैं, दोनों ही खाना खा सकते हैं, परंतु एक टाइम में केवल एक जना ही खाना खाएगा। ठीक है, परिवार में दो सदस्य है, ठीक है, और थाली क्या है, एक है, परंतु एक समय में उस थाली में एक बंदा ही खाना खाएगा। ठीक है साहिब, जैसे वाइफ एंड हस्बैंड है तो ऐसा ही पहले वाइफ खाए चाहे हस्बैंड खाए, दोनों में से एक खाना खा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ होगा, यहाँ पे लिगेंड है, उसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, परंतु उसमें एक समय में केवल बंध बनाएगा, वो अकेला एक ही परमाणु बंध बना पाएगा। दोनों परमाणु बंध बना सकते हैं, परंतु उसमें परमाणु कौन सा बंध बनाएगा, एक ही बंध बना पाएगा। ठीक है, देखिए इसमें वे लिगेंड जिनमें देखा ना, वे लिगेंड जिनमें धातु परमाणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। बंध तो बनाता है, एक थाली के अंदर खाना तो खाते हैं, परंतु एक समय में केवल एक परमाणु द्वारा ही सहसंयोजक बंध बनाया जाता है, उसे उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। अब बात आती है आगे एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल देखिए साइनो है, साइनो के अंदर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, नाइट्रोजन भी देने की क्षमता रखता है। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन बंध बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको अपन बोलेंगे साइनो, और जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको अपन बोलेंगे आइसोसाइनो। ठीक है, इसी प्रकार से देखा नाइट्रो NO2। ठीक है, तो NO2 ऋणायन है, तो नाइट्रो में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, परंतु जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा धातु के साथ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और जब अपन इसके साथ में ये बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा तो उसको बोलेंगे नाइट्रिटो। क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो। अब इसी प्रकार से कई और एग्जाम्पल है, तो हम इस एग्जाम्पल के ऊपर ही आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, और यदि नहीं आया हो तो कमेंट कर दे। ठीक है, तो मैं वापस इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब आगे वाला पेज, अब आगे वाले पेज के अंदर मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ आपके। देखो इसी में ये आगे दे रखे हैं थायोसल्फेटो वगैरह, ये थायोसाइनो, आइसोथाइनो, जिसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो कौन किसके साथ कौन सा बंध बना रहा है, तो किसकी वजह से क्या नाम रखना है वो आप देख लेना। इसके बाद है किलेट लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे लिगेंड या बहुतंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और साथ ही बनता है, और दाता परमाणु की संख्या एक से अधिक होने पर, संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है। ठीक है, होने के कारण ये एक वलय का निर्माण करते हैं। कितने वलय करते हैं, एक वलय का निर्माण करते हैं। उस वलय को अपन क्या बोलते हैं, किलेट वलय बोलते हैं, किलेट रिंग बोलते हैं। ठीक है, और तथा इस लिगेंड को किलेट लिगेंड बोलते हैं। और जो किलेट निर्माण करने वाले लिगेंड होंगे, उस ये सभी लिगेंड जो एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर और उभय दंतुक लिगेंड को छोड़कर सभी के सभी लिगेंड किलेट वलय का निर्माण करते हैं। सभी के सभी लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, किलेट लिगेंड होते हैं। जिससे एग्जाम्पल भी दे रखा है FeEN3, जो FeEN कौन सा, एथिलीन डाइएमीन, थोड़ी देर दिया अपने हमने पढ़ा था कहाँ पे, बाईडेंटेड के अंदर पढ़ा था। बाईडेंटेड मतलब द्विदंतुक लिगेंड के अंदर, उसमें देखा था हमने। तो इसमें ये दो नाइट्रोजन दाता परमाणु होते हैं, तो एक वलय का निर्माण हो रहा है। देखिए एक यहाँ से ले जाके यहाँ पर, यहाँ तक ये वलय का निर्माण हो गया, ये वलय बन रही, यहाँ पे एक और वलय का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार के वलय का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे भी एक वलय का निर्माण हो रहा है। इस वलय बन रही है, तो इस वलय बनने के कारण ये क्या कहलाते हैं, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। या मतलब इस वलय को अपन क्या बोलेंगे, किलेट वलय बोलेंगे। और जो वलय का निर्माण करने वाले जो भी लिगेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, किलेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वलय का निर्माण करने वाले लिगेंड है उनको अपन क्या बोलेंगे, किलेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें CN और HCN, दूसरा H2EN। देखो यहाँ पे दोनों है, दोनों मोनोडेंटेड है, ये भी है और ये भी, दोनों कौन से, मोनोडेंटेड।
तो ये तो एग्जाम्पल रॉन्ग, ठीक है, ये तो कभी हो नहीं सकता। उसके बाद आती है बात दूसरे की, दूसरे में दोनों ही मोनोडेंटेड है इसलिए दूसरा भी नहीं हो सकता। और तीसरे में जल मोनोडेंटेड है और ये डाइडेंट बाइडेंटेड है, ये हो सकता था, परंतु इसमें जल आने की वजह से ये नहीं होगा। और बाद में चौथा आता है, इसमें ईडीटीए भी है। ईडीटीए कितना है, ईडीटीए -3 है, तो ये कितना है, पेंटाडेंटेड है। और ईएन कैसा है, माइनस, ईएन कैसा है, ईएन के बाइडेंटेड है, मतलब द्विदंतु के, ठीक है, द्विदंतु होने के कारण ये एग्जाम्पल कैसा, कौन सा सही होगा आपका, चौथा सही होगा। ओके विद्यार्थियों, अब अपनी क्लास कंप्लीट हुई आज की, और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ आज के लिए, ठीक है। आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।